Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में आपको फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ाने चल रहे हैं। छात्रों, आज हम इकोनॉमिक जूलॉजी में यूनिट सेकंड में हम आपको यूनिट थर्ड में लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी टॉपिक लिए हैं। आज का जो ये मेरा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। हनी बी का जीवन चक्र कैसे पूर्ण होता है, उसमें आपके क्वीन, ड्रोन और वर्कर जो हैं कास्ट किस तरीके से लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम आपको लाइफ साइकिल में जो है कुछ पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि लाइफ साइकिल में किस तरीके से मैनेज होता है, कि जीवन चक्र का जो नाम है कि सबसे पहले आपको जो हनी बी है, हनी बी में आपका जैसे ड्रोन है, वर्कर है, क्वीन है। क्वीन हमेशा फर्टिलाइज एग्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये आपको एग्स का स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया कि इनके एग्स इलांगेटेड होंगे और सिलेंडर होंगे। इसके बाद एग्स के बाद फिर लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद जो है एडल्ट्स का निर्माण होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, एक तरीके से जो इनके विंग्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और एक तरीके से आपके इसमें जो लेग्स पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एंटीनिया, एंटीनियोल्स आपके जो मेन हैं वो भी सर्चिंग करते हैं। तो छात्रों, हम जो लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी आपको बता रहे हैं उसमें सबसे पहली बात यह है कि लाइफ साइकिल का जो मेन पोर्शन है कहाँ से हम शुरुआत करते हैं, किस तरीके से शुरुआत करेंगे। तो आफ्टर मेटिंग द क्वीन जनरली लेस ऑन एग्स इन वन ब्रूड सेल। इसमें आपका जो है कि वन ब्रूड सेल पाए जाएंगे। वन ब्रूड सेल, वो भी मेटिंग के समय, कपुलेशन के समय आपका एक ब्रूड सेल का निर्माण होता है। द एग्स आर पिंकिश कलर। जो एग्स है छात्रों, एग्स हमेशा आपका जो है वो पिंकिश कलर है। एग्स पिंकिश कलर्ड। तो एक्स जो हम बता रहे हैं लाइफ साइकिल में, आफ्टर मेटिंग इज द स्टार्टेड ऑफ वन ब्रोड सेल, द एक्स आर पिंकिश कलर्स विथ इलांगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, इलांगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी। छात्रों, जो एक्स का शेप है वह आपके इलांगेटेड है, सिलेंड्रिकल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो एक्स है उसका आपका शेप लंबा है और बेलनाकार है। अभी तक अन्य इंसेक्ट में ओवल और स्फेरिकल रहते थे, लेकिन यहाँ पे आपका जो है मेन सिलेंड्रिकल और इलांगेटेड हैं। इनके कलर जो है पिंकिश हैं, पिंक कलर के ये जो है पाए जाते हैं। पिंकिश कलर्स इलांगेटेड विथ सिलेंड्रिकल बॉडी जनरली अटैच टू द बॉटम ऑफ द सेल। ये आपका जनरली जो अटैच्ड होते हैं वो बॉटम ऑफ सेल पे होते हैं। जनरली अटैच्ड बॉटम ऑफ सेल। ये एक तरीके से यह जब भी अटैच्ड होंगे वो बॉटम ऑफ सेल पे होंगे, सरफेस पे होंगे छात्रों। तो
यहाँ जो अंडे की बात है वो बॉटम ऑफ द सेल, लार्वी इमर्ज बट फ्रॉम द फर्टिलाइज एज वेल एज अनफर्टिलाइज एग। जब लार्वा, जो दूसरा पॉइंट है, लार्वा जब इमर्ज होता है तो वो आपके फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स के आधार पे होंगे। तो लार्वी इमर्ज आउट, लार्वी इमर्ज आउट फर्टिलाइज एग एंड अनफर्टिलाइज एग। मीन्स आपका जब लार्वा इमर्ज करेगा आउट फ्रॉम बोथ फर्टिलाइज एज वेल एज अनफर्टिलाइज, फर्टिलाइज बोथ एज वेल एज एंड अनफर्टिलाइज eggs. Thus the larvae from the unfertilized egg from the drone. Thus the larvae unfertilized eggs from the drone. ड्रोन क्या होता है? हमेशा अनफर्टिलाइज्ड एग्स के आधार पे ही उसका एक तरीके से निर्माण होता है, वो मेंटेन करते हैं। Thus the larvae from the unfertilized eggs from the drone, while the worker are developed from the worker developed from the larvae of the fertilized eggs. वर्कर्स हमेशा जो डेवलप होता है तो वो फर्टिलाइज एग्स के आधार पे, जो आपका लार्वा अगर एक तरीके से वो अगर डेवलपिंग करेगा तो वर्कर सेल के आधार पे। लार्वा डेवलप टू वर्कर सेल, वर्कर सेल के आधार पे वह जो है लार्वा डेवलप होता है, द वर्कर वन फीड ऑन द रॉयल जेली। वर्कर हमेशा जो है रॉयल जेली को फीड करता है, वर्कर हमेशा रॉयल जेली को फीड करता है। एमंग द लार्वी ऑफ द वर्कर इन द फीड ऑन द रॉयल जेली, ए स्पेशल डाइट सिक्रीटेड बाय द यंग वर्कर इन द कॉलोनी बिकम queen of the colony. The royal jelly consists of the digested honey and pollen mixed with the glandular secretion. हमेशा जो है ग्लैंडुलर सेक्रीशन करता रहता है द माउथ ऑफ वर्कर। वर्कर हमेशा ग्लैंडुलर सेल से का जो है सेक्रीशन करता है, जो वैक्स का निर्माण करता है। छात्रों, वर्कर्स विद द ग्लैंडुलर सेल विद द माउथ ऑफ द वर्कर, after 5 days the feeding cells sealed the larvae undergo pupation. वो 5 दिन के बाद जो है लार्वा प्यूपा में आपका जो है बदल जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि छात्रों, द रॉयल जेली कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड हनी एंड पॉलेंस मिक्सड विद ग्लैंडुलर सेक्रेशन विद द माउथ ऑफ वर्कर। आफ्टर 5 days फीडिंग द सेल सील्ड ऑफ द लार्वी अंडरगो प्यूपेशन। वो सील्ड होकर के प्यूपेशन का निर्माण करता है। एक तरीके से हमेशा आप कह सकते हैं कि जो वर्कर है, वर्कर वैक्स ग्लैंडुलर सेल का सिक्रीशन करता है, और ग्लैंडुलर सेल से जब सिक्रीशन होते हैं तो वह आपके जो लार्वी हैं वो आपका मेनली जो कह सकते हैं कि इसमें जो सिक्रीशन करता है ग्लैंडुलर सेल्स का, वो माउथ पार्ट से ही सिक्रेट करके जो है वो प्यूपेशन में बदलता है। वो 5 दिन के बाद जो है प्यूपा में वो बदल जाता है। सील्ड एंड लार्वी अंडरगो प्यूपेशन, वह प्यूपेशन का निर्माण कर देता है या प्यूपा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 5 दिन के बाद ये अंडरगो प्यूपेशन, और उसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेनली आपका है वो इट स्पेंस ए इमरजेंस ऑफ द यंग वन टेक्स प्लेस आफ्टर द वीक एंड दे गेट बिजी इंडोर ड्यूटी फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स। वर्कर हमेशा क्या करता है कि 2 से 3 सप्ताह हम कह सकते हैं वर्कर ही आपका ड्यूटी करता है, ड्यूटी इंडोर जो ड्यूटी करेगा, एक तरीके से छात्रों इंडोर ड्यूटी करने के बाद वो कम से कम 2 से 3 सप्ताह 2 to 3 वीक
2 से 3 सप्ताह में जो है वो पूरी तरीके से इंडोर ड्यूटी को निभाता है। कौन? वर्कर्स। हमने आपको बता दिया कि मेनली जो आपके जैसे क्वीन हैं, पहला आपका जो कास्ट, दूसरा है आपका ड्रोन वर्कर और तीसरा है आपका ड्रोन, जो कि हमने आपको बताया था कि 3 सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे ये 3 कास्ट मेन हैं। जो कास्टेज हैं, ये कास्टेज आपके जो है 3 पाए जाते हैं। क्वीन हमेशा एग्स का निर्माण करती है, फर्टिलाइज एग्स एंड अनफर्टिलाइज एग्स, मेनली फर्टिलाइज। और फिर ये जो अनफर्टिलाइज होते हैं वो ड्रोन वर्क करता है। और वर्कर क्या करता है कि कॉलोनी में आउटडोर और इनडोर ड्यूटी को निभाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि वर्कर जो होता है वो इनडोर ड्यूटी निभाने में 2 से 3 सप्ताह लगाता है। 2 से 3 सप्ताह में इनडोर ड्यूटी करने के बाद जो है वह आपका जो है एडल्ट्स में परिवर्तन कर देता है। तो आगे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लेटर ऑन द दे आर सेंड फ्रॉम आउटडोर ड्यूटी। इसके बाद वह 2 से 3 सप्ताह के बाद फिर वो क्या करता है, आउटडोर ड्यूटी करना शुरू कर देता है। आउटडोर ड्यूटी यहाँ सबसे पहले ये है कि एक्स लार्वा और प्यूपा में चेंज करने के बाद, जैसे कह रहे हैं कि लार्वा जो है 5 दिन के बाद, जैसे एक्स बना, एक्स के बाद लार्वा बना और लार्वा बनने के बाद 5 दिन बाद वह प्यूपेशन में चेंजेस करता है। और इसके बाद जो वर्कर्स हैं वो इंडोर ड्यूटी निभाने में 2 से 3 सप्ताह लगाते हैं और उसके बाद फिर वो आउटडोर लेटर आउटडोर ड्यूटी। All the bees pass through complete metamorphosis with the various changes in the life cycle। जो बीज हैं वो क्या है कि वेरियस चेंजेस जब करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस स्टेप में आप दिखा सकते हैं कि जब भी मेटामॉर्फोसिस स्टेप में जो है कि वेरियस चेंजेस होते हैं, वेरियस चेंजेस करके जो है बीज जो है निर्माण करता है। बीज चेंजेस करेंगे, वेरियस चेंजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस द कंप्लीटेड ऑफ लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर लेगा लाइफ साइकिल। अभी लाइफ साइकिल्स टेकिंग प्लेस द काम, यहाँ पे टेकिंग प्लेस द काम। तो काम्ब क्या है छात्रों? काम्ब एक हीव में आपका जो छत्ता बनाते हैं वह एक काम्ब में कई सेल्स मिलते हैं। तो एक तरीके से कहते हैं कि वो हज़ारों की संख्या में सेल जो है बनते हैं। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल में क्या है कि जब भी वह एक कॉलोनी पूरा बनाता है और कॉलोनी में ही उसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। फ़र्क ये है कि किस टाइप से वो कंप्लीट करेगा वो तो दिखाने के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए छात्रों, इसमें जो काम्ब है तो हीव के अंदर ही काम्ब, एक काम्ब में हज़ारों सेल्स होते हैं। हज़ारों सेल्स जब बनते हैं तो हेक्सागोनल सेल से ही हीव बनता है। अब यहाँ पे बात ये आई कि अगर हमने आपको बताया कि मेटिंग के समय जो है 1 ब्रूड सेल्स बनते हैं, इसके बाद एक्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपके पिंकिश कलर्ड होंगे, इनका शेप जो होता है इलांगेटेड सिलेंड्रिकल होगा। इसके बाद एक्स के प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करता है, लार्वा बनाता है और लार्वा बनने के बाद 5 दिन के बाद वह प्यूपेशन में निर्माण करता है। इसके बाद प्यूपेशन के बाद जब मेटामॉर्फोसिस स्टेप होता है तो मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट बीज का निर्माण होता है। और एडल्ट बीज जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसमें वेरियस चेंजेस होते हैं। और वेरियस मेटामॉर्फोसिस में कहा गया है छात्रों कि मेटामॉर्फोसिस से एक तरीके एडल्ट का निर्माण हो जाता है। और जब एडल्ट का निर्माण होता है तो एडल्ट की बॉडी में, जो एडल्ट बीज की बॉडी में आपके विंग्स और एंटीनी, आइज़
और उसके बाद आपके लेग्स, टोटल पार्ट्स का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे छात्रों अगर देखा जाए तो जो एडल्ट्स है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेप में कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ये बात ये आती है कि जब वेरियस चेंजेस करेंगे तो इसमें आपके कुछ पॉइंट हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें स्वार्मिंग है, लाइफ साइकिल के बाद जो है जो पॉइंट बन रहे हैं वो आपके स्वार्मिंग है, एब्सकॉन्डिंग है, और जो है कि ये मेटामॉर्फोसिस के बाद ही स्टेप बनते हैं। तो अगर हम कहें कि जो स्वार्मिंग होता है वो मधुमक्खियों का एक झुंड होता है, तो इसमें आपका जैसे जब मेटामॉर्फोसिस स्टेप के बाद जब वेरियस चेंजेस होते हैं तो वहाँ पे आपका स्वार्मिंग पहले होता है, और स्वार्मिंग के बाद फिर आपका होता है सुपर सीडर, एब्सकॉन्डिंग। तो पहला क्या है? स्वार्मिंग, दूसरा है सुपर सीडर, और थर्ड है आपका सुपर सीडर के बाद एब्सकॉन्डिंग है, ABSCONDI, एब्सकॉन्डिंग के बाद फिर फोर्थ पॉइंट है नुप्चियल आर मैरिज फ्लाइट, नुप्चियल आर मैरिज फ्लाइट, ये आपके मैरिज फ्लाइट। इसके बाद फिर आपका आता है पांचवा पॉइंट में आपका अलग से हीव आ जाएगा। तो छात्रों ये लाइफ साइकिल के बाद जब मेटामॉर्फोसिस स्टेप जब होता है तो उस समय आपके जब लाइफ साइकिल हम कहते हैं टेकिंग प्लेस विद इन द काम के अंदर ये सब पार्ट्स होते हैं। आप कह सकते हैं काम, लाइफ साइकिल काम जो बनता है तो काम में, एक काम में जैसे आप कंघी का उपयोग करते हैं तो एक कंघी में कई दांते होते हैं, उसी आधार पे काम में आपके जो पार्ट्स हैं स्वार्मिंग, सुपर सीडर, एब्सकॉन्डिंग, न्यूप्टियल, मैरिज फ्लाइट्स, हीव। तो अब यहाँ जो स्वार्मिंग की बात हम कह रहे हैं तो स्वार्मिंग जो होता है वो आप दिखा सकते हैं कि पहला पॉइंट में स्वार्मिंग में आपका बीज का एक झुंड होता है। स्वार्मिंग मतलब होता है शहद की मक्खियों का झुंड। स्वार्मिंग का मतलब ही होता है कि जहाँ पे शहद इकट्ठा होता है और शहद को बनाने के लिए जो जितनी बीज होती हैं उनका एक समूह होता है, वही आपका स्वार्मिंग कहलाता है। स्वार्मिंग मतलब मधुमक्खियों का एक झुंड जहाँ मिल करके शहद का निर्माण करते हैं, स्वार्मिंग कहलाता है छात्रों। तो द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाय क्वीन इज टर्म एज स्वार्मिंग। द प्रोसेस ऑफ लिविंग, द प्रोसेस of living, the process of living of the colony, living of the colony by the queen is termed, by the queen is termed as स्वार्मिंग, तो छात्रों ये तो रहा आपका डिफिनीशन, हमने आपको दिखा दिया कि द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाय क्वीन। तो कॉलोनी में जो क्वीन होती है वही आपका स्वार्मिंग टर्म देती है। कहने के मतलब कि जब भी प्रोसेस लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाय द क्वीन टर्म एज स्वार्मिंग, क्वीन ही अपना एक झुंड बना करके शहद का निर्माण करेगी। अब बाकी जो स्वीट मटेरियल्स हैं वो सब तो वर्कर लेके आएगा जो आउटडोर और इनडोर ड्यूटी निभाता है। तो स्वार्मिंग में आपका जो है कि मेनली आपका जो है क्वीन ही कहलाएगी, क्वीन का ही टर्म है स्वार्मिंग। इट हैपन टूवर्ड इन द स्प्रिंग आर अर्ली समर बट रियल काजेज ऑफ स्वार्मिंग इज नॉट वेल नोन। देखिए जो आपका स्वार्मिंग का जो समय होता है वह स्प्रिंग सीजन
आर समर सीजन। मेनली आपका स्प्रिंग सीजन सबसे बेहतर होता है, जिसे आप कहते हैं बसंत ऋतु। तो छात्रों, जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत ही बेटर होता है, और एक तरीके से जितने भी बीज हैं मधुमक्खियाँ का जो कास्ट हैं, जैसे वर्कर है, तो सबसे बेहतर काम ये विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन में करता है, क्योंकि स्प्रिंग और विंटर सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर के पॉलिनेट मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी स्वीट मटेरियल हैं डिफरेंट टाइप के वो इनको प्राप्त हो जाता है। फिर वह अपनी कॉलोनी में ला करके जब छोड़ते हैं तो शहद बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। छात्रों, इस तरीके से अगर हम कह दें कि जो मेन पॉइंट्स है वो इनका जो स्वार्मिंग में जो क्वीन कह रही है, तो क्वीन के कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो टर्म देती है कि स्वार्मिंग जो है वो क्वीन का एक टर्म है, और क्वीन एक झुंड बना के जब चलती है तो कॉलोनी में अपना मेंटेन कर लेती है। और इस स्वार्मिंग का जो टाइम है वो स्प्रिंग और विंटर सीजन। समर सीजन इज़ द नॉट पॉसिबल इन समर व्हेन प्लेंटी फूड अवेलेबल इन द hive or crowded by bees. The queen leaves is hive fine for nones of the old workers. The workers rarely converted into new queen colony. The emerge of colony never tolerate her success. The natural law the hive so order kill the sister any the hive. एक तरीके से छात्रों, स्वार्मिंग में जो हमने आपको बताया कि यह हीव के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि नेक्टर या पॉलिनेशन जो शक करके लाएंगे वो आपका स्वार्मिंग के अंतर्गत वो झुंड बना के चाहे जिस पे अगर वो फ्लावर बैठ गई तो परागकण को जो है ला करके कॉलोनी में डालते, कॉलोनी को मैनेज करते, क्योंकि कॉलोनी का जो मेन पार्ट है वो क्वीन का ही होता है। अगला पॉइंट है सुपर सीडर की बात आती है। सुपर सीडर मीन्स होता है आपका दूसरे क्या कहते हैं, सुपर सीडर दूसरे का आलोचना करना, कि जैसे हम जो खुद पहले सही हो फिर दूसरे की आलोचना करने में हमें मज़ा आएगा, लेकिन ये है कि अगर आप कोई भी बीज अगर सही है तभी वो आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आलोचना पहली बात है कि लाइफ साइकिल के दौरान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुपर सीडर की बात आई। व्हेन द एग्स लेइंग कैपेसिटी ऑफ द ओल्ड क्वीन इज लास्ट आर सडनली डाइज, जो ओल्ड क्वीन है उसके जो एग्स हैं वो आपके डाइज होने लगते हैं, डाइज। ए न्यू यंग विगोरस क्वीन टेक द पोजीशन ऑफ द ओल्ड क्वीन इज कॉल्ड एज सुपर सीडर। कहने का मतलब एक यंग क्वीन जो है एक सुपर सीडर का निर्माण कर सकती है। विगोरस मीन्स कुंवारी जो मधुमक्खी होगी वो सुपर सीडर के आधार पर उन्होंने कह रहा है कि ओल्ड क्वीन डाइज इज द सुपर सीडर ऑफ द विगोरस क्वीन। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं परिभाषा। व्हेन द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ द ओल्ड क्वीन इज लास्ट इज सडनली डाइज, जो ओल्ड क्वीन है छात्रों वो डाइज होता है, और ए न्यू यंग विगोरस क्वीन टेक प्लेस पोजीशन ऑफ द ओल्ड क्वीन एज कॉल्ड सुपर सीडर। मतलब जो ओल्ड क्वीन है मरने के बाद क्या करता है, एक न्यू विगोरस क्वीन का निर्माण करती है, और वही विगोरस क्वीन क्या है, सुपर सीडर कहलाता है। इस सुपर सीडर का मतलब है कि एक दूसरे की आलोचना करना, आलोचना करना। और इसमें क्या है कि जब भी ओल्ड क्वीन डाइज होता है और उसकी जगह पे आपका जो है कह सकते हैं कि एक न्यू विगोरस क्वीन का निर्माण होता है, और जब विगोरस क्वीन आपका जो है कि निर्माण हो जाएगा और विगोरस क्वीन को ही सुपर सीडर कहा जाएगा। अब अगला पॉइंट है एबस्कॉन्डिंग छात्रों। तो अब हम यहाँ पे आपको बता, स्वार्मिंग आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एबस्कॉन्डिंग जो तीसरा पॉइंट है वो आपका एबस्कॉन्डिंग है। और एबस्कॉन्डिंग का मतलब होता है कि चुपके से भाग जाना, अगर बिना बताए ही कॉलोनी से निकलना, भाग जाना ही आपका एबस्कॉन्डिंग कहलाता है। तो
तो जो एब्सकॉन्डिंग पॉइंट्स है, तो एब्सकॉन्डिंग मतलब है कि चुपके से भाग जाना, मतलब धीरे से चोरी से निकल जाना, किसी को पता न चलना, एब्सकॉन्डिंग कहलाता है। तो द माइग्रेशन ऑफ द कंप्लीट कॉलोनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टेक प्लेस ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ such as destruction of the calm termites or wax moth and secrecy nectar producing flower around the hive। तो एब्सकॉन्डिंग में कि द माइग्रेशन ऑफ द कंप्लीट कॉलोनी, द माइग्रेशन ऑफ कंप्लीट कॉलोनी, the migration of complete colony from one place to another place, from one place to another place, छात्रों another place due to some unfavorable condition, due to some unfavorable कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी, जैसे एब्सकॉन्डिंग है, चुपके से भागेगा, तो द माइग्रेशन ए कंप्लीट एनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ, इनका जो है प्रतिकूल दशा में जो है इनका लाइफ चलता रहता है। लाइफ सच एज डिस्ट्रक्शन काम टर्माइट्स आर वैक्स मोथ सेक्रेसिटी प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड द हीव, द फेनामेनन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट स्वार्मिंग। इनका जो डिफरेंट टाइप का आपके स्वार्मिंग होते हैं वो एब्सकॉन्डिंग के में जो है यूज़फुल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीज जो होता है, जो माइग्रेशन करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा करके आपके नेक्टर पॉलिनेशन टर्माइट्स की तरह नेक्टर पॉलिनेशन इकट्ठा करके जो है वो आपको हीव तक पहुंचाने का काम करता है। अगला पॉइंट है नुप्चियल और मैरिज फ्लाइट। नुप्चियल जो लास्ट पॉइंट था आपका चौथा, नुप्चियल और फ्लाइट मैरिज या मैरिज फ्लाइट कह सकते हैं छात्रों। तो आपको इसमें क्या है कि जो बीज होता है, जो मधुमक्खी है, वो एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि वो बीज आपका जो है वो क्या करता है कि इसमें जब लाइफ साइकिल के दौरान इसमें कपुलेशन होता है, मेटिंग होता है छात्रों, तो जो आपका मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे ड्रोन और क्वीन, ड्रोन हमेशा क्या करता है, मेल का वर्क करता है, तो ये दोनों कॉलोनी से बाहर स्काई में वो मैरिज फ्लाइट, जैसे शादियों में, पार्टियों में जो है डांस के माध्यम से वो आकाश में उड़ जाते हैं और आकाश में ही, स्काई में ही वो एक तरीके से फ्लाइट करते हुए अपनी बॉडी को कपलेट करते हैं। और कपुलेशन के बाद उनकी बॉडी तभी अलग होगी, दोनों से सेपरेट तभी होंगे जब ड्रोन एंड हो जाएगा, डाइज हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो मधुमक्खियाँ, जो क्वीन है, वो क्या है, ग्राउंड पे, वो आपके सरफेस ऑफ ग्राउंड पे आएंगे। इसके बाद फिर वो अपने हीव में जाती है, फिर अपना जो है प्रोडक्शन करती है, एग्स वगैरह का निर्माण करते हैं। तो छात्रों, नुप्चियल और फ्लाइट मैरिज का मतलब यही होता है कि यहाँ पे हम आपको बता दें, द फर्स्ट स्वार्म इज लेड बाय द ओल्ड क्वीन, द सेकंड स्वार्म इज लेड बाय द 7 days ओल्ड वर्जिन क्वीन। मतलब कि पहला जो फर्स्ट स्वार्म, द फर्स्ट स्वार्म led, the first swarm led by the old queen, led by the old queen
बट द सेकेंड स्वार्म एज, बट द सेकेंड स्वार्म एज, सेकेंड स्वार्म एज लेड बाय द 7 days, लेड बाय द 7 days। याद रखिएगा, पहला जो स्वार्म है वो ओल्ड क्वीन, सेकंड स्वार्म इज लेड बाय द 7 days, 7 days ओल्ड वर्जिन क्वीन, ओल्ड वर्जिन क्वीन, वर्जिन क्वीन जो 7वां है वो 7 दिन के बाद जो है ओल्ड वर्जिन क्वीन का निर्माण करेंगे। जो पहला स्वार्म है वो तो अलग है, लेकिन जो दूसरा स्वार्म बनेगा वो 7 days ओल्ड वर्जिन क्वीन, ओल्ड वर्जिन क्वीन विच इज़ फॉलोड बाय द ड्रोन एंड इज कॉल्ड मैरिज फाइट, विच इज़ फॉलोड, विच इज फॉलोड, which is followed by the drone, followed by the drone, followed by the drone and is called marriage flight, and is called marriage flight। तो छात्रों ये मैरिज फ्लाइट जो होता है इसमें आपका जो दूसरा वो क्या कहते हैं ओल्ड वर्जिन क्वीन होगी, वे आपका ड्रोन एंड इस कॉल्ड मैरिज, ड्रोन के साथ जो है कि वो मैरिज फ्लाइट का करने का काम करता है। तो इसमें जो नuptial और फ्लाइट मैरिज है उसमें आपके 2 स्वार्म बनेंगे। फर्स्ट स्वार्म जो है वो ओल्ड क्वीन और सेकंड स्वार्म लेड बाय द 7 days ओल्ड वर्जिन क्वीन। मतलब एक आपका ओल्ड क्वीन, दूसरा कुंवारी जो है क्वीन होगी, जो एक तरीके से ड्रोन के साथ कॉपुलेशन करेगा और उसके बाद फिर वो फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। तो अब आगे है ड्रोन, वन ऑफ द ड्रोन स्टार्ट कॉपुलेटिंग, वन ऑफ द ड्रोन, वन ऑफ द ड्रोन कॉपुलेटिंग ड्रोन copulating with the queen in the sky, copulating with the queen in the sky। तो छात्रों जब ड्रोन कॉपुलेट करता है क्वीन के साथ तब वह स्काई में उड़ जाता है। स्काई में फ्लाइट करने के बाद जो है उसका पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट होता है। कहने की कॉपुलेशन का जो कोर्स है वो जब तक आकाश में नहीं उड़ेंगे तब तक उनका जो है कॉपुलेशन नहीं होगा। तो इसलिए छात्रों जब भी इनका कॉपुलेशन होगा, जब भी इनका कॉपुलेशन होगा वो मेनली तौर से आकाश में ही होगा। तो यहाँ पे आकाश में उड़ते समय जो ड्रोन है और जो क्वीन है, पहला स्वार्म होगा तो ओल्ड क्वीन, लेकिन जो दूसरा स्वार्म बनेगा वो आपका 7 days में आपका जो लीड करेगा। तो वो क्या करता है कि 1 ड्रोन जो है कॉपुलेट ऑफ द वर्जिन क्वीन, जो कुंवारी मधुमक्खियाँ हैं उसके साथ जो है कॉपुलेशन करेगा, मेटिंग करेगा और फिर वो आकाश में ही मेटिंग करेगा, नीचे पृथ्वी में नहीं, आकाश में उड़ते हुए जो है वो अपनी बॉडी को कॉपुलेट कर लेता है, एक तरह कॉपुलेशन कर लेगा और तब तक कॉपुलेट रहेगा जब तक उनका फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं होगा। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन पूरा होगा वैसे आपका जो ड्रोन है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा और मरने के बाद तभी उनकी बॉडी जो है क्वीन से अलग होगी, अन्यथा वो लिपटे ही रहेंगे। और जब ड्रोन मर जाता है तो धीरे धीरे क्या है कि क्वीन जो होती है पृथ्वी पे आना शुरू कर देती है और पृथ्वी पे आने के बाद वो अपने छत्ते में चली जाती है। और इस तरीके से आपका ग्राउंड रीचेज द हिप, और जो आपके ग्राउंड पे जो
आपके हीप बने हैं उस हीप में चली जाती है और अपना वर्क शुरू करते हैं छात्रों। ये तो हमारा लाइफ साइकिल के बारे में था और लाइफ साइकिल के दौरान हमारी ये 4 पोर्शन बनते हैं, एक्स, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एक्स आपका जो है यही जैसे ही नुप्चियल फ्लाइड मैरिज हुआ वैसे एक्स का निर्माण करते हैं हीप के अंदर जाके। एक्स जो होता है आपका इलांगेटेड सिलेंड्रिकल है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है और उसके बाद एडल्ट बनते हैं छात्रों। अब इसके बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि हीप के बारे में बताएंगे कि छत्ता क्या है, छत्ता किस तरीके से बनता है, तो उस छत्ते के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। हीप तो हीप जो मेनली है तो हीप क्या है, मधुमक्खियों में जो छत्ता बनता है आपके काम्ब की सहायता से। तो एक हीप में एक काम्ब का निर्माण होता है और जब एक काम्ब बनता है तो उसमें कम से कम हजारों की संख्या होती है। तो अब एक तरीके से कहेंगे जब हजारों की संख्या बनती है तो उसमें कौन से सेल होंगे, तो उसमें आपके मेनली हेक्सागोनल सेल का निर्माण होता है और हेक्सागोनल के साथ साथ इसमें आपके वर्कर सेल्स, ड्रोन सेल्स और जो है कि क्वीन सेल्स पाए जाते हैं। तो अब हम कहेंगे कि हीप के बारे में आपको बताएंगे। हीप मीन्स होता है छत्ता और ये आपको हनी भी चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपके जो हीप बनेंगे वो आपके मेनली हेक्सागोनल होते हैं। द हाउस ऑफ हनी इज टर्म एज हीप। द हाउस ऑफ हनी बी, द हाउस ऑफ हनी बी टर्म एज हीप। तो जो आपका मधुमक्खी का जो घर होता है वो हीप ही कहलाता है, छत्ता कहलाता है। हीप आर काम कह सकते हैं, हीप आर काम जो आपका छत्ता कहेंगे या कॉम्ब कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल सेल्स made up of wax secreted secreted by worker cells। तो वर्कर सेल्स ही वैक्स का सिक्रीशन करते हैं। वर्कर्स एब्डोमेन। तो यहाँ पे छात्रों जो दीज हीप आर हैंगिंग on the rock, trees, branches, wall of mud, building। तो इत्यादि कहने का मतलब छात्रों जो हनी बी का जो घर होगा वह आपका एक काम भी कहलाता है। हनी बी का जो घर होगा वह हेक्सागोनल सेल से बना होगा और उसमें वर्कर सेल्स जो होते हैं वैक्स का निर्माण करते हैं एब्डोमेन पार्ट से। और दीज हीप हैंगिंग, तो छत्ता ऐसे प्लेस पे लटकता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे रॉक चट्टान होंगे या पेड़ की शाखाओं पे या वाल ऑफ मड जो दीवार वाले मिट्टी वाली दीवार होती है या बिल्डिंग में लटकते हुए आपके दिखाई देते हैं। ईच हीप हैज़ 1000 ऑफ हेक्सागोनल, ईच हीप फाउंड of 1000 hexagonal
सेल्स, हेक्सागोनल सेल्स। हेक्सागोनल सेल्स से जो है मेडअप होता है और एक हीप में कम से कम हजारों की संख्या में जो है सेल्स पाए जाते हैं। तो द यंग स्टेज जनरली ऑक्यूपाइंग द लोअर एंड सेंट्रल सेल्स, ईच हीप आर द ब्रूड सेल्स। ईच हीप ऑफ द ब्रूड सेल, एक हीप में एक ब्रूड सेल्स भी पाए जाते हैं। ब्रूड सेल्स the species brood cells are the other species of brood cell consist of 3 castes। पहला आपका 3 कौन कौन से कास्ट हैं? वर्कर सेल्स, वर्कर सेल्स, दूसरा है क्वीन सेल्स, तीसरा है ड्रोन, वर्कर सेल्स, ड्रोन सेल्स और तीसरा है क्वीन सेल्स। तो छात्रों यहाँ पे जो वर्कर सेल्स है वह आपका जो वर्कर है वर्कर सेल्स का निर्माण करेगा। वर्कर सेल्स आपका वर्कर जो है वर्कर सेल का निर्माण करेंगे, ड्रोन जो है ड्रोन सेल का निर्माण करेंगे और क्वीन जो होता है क्वीन सेल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे द क्वीन सेल कैन नॉट यूज अगेन वाइल द रेस्ट एंड यूज नंबर ऑफ टाइम, दे आर नो स्पेशल सेल लोडिंग द एडल्ट जनरली कीपिंग क्लस्टरिंग मूविंग द surface of calm the young cells mainly of the honeybee the pollen especially upper portion। तो यहाँ पे वर्कर सेल्स, ड्रोन सेल एंड क्वीन सेल्स जो मेन है छात्रों। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा जो होता है वो आपका ड्रोन क्वीन सेल सबसे बड़े होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया क्वीन सेल जो है लार्ज होंगे, इसके बाद फिर ड्रोन होंगे और फिर वर्कर होंगे। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब हेक्सागोनल सेल बनेंगे तो इस आधार पे जैसे आपके इस तरीके से ये आपके इस तरीके से आपका हेक्सागोनल सेल का निर्माण होता है। ये आपको इस तरीके से हैंगिंग करते हुए लटकते हैं, ये आपको इस तरीके से छत्ते बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से जो क्वीन सेल्स हैं आपको क्वीन सेल दिखा दिए और उसके बाद क्वीन सेल के बाद फिर आपका पोलन हनी सेल्स। अब आपका जो वर्कर सेल्स ये हैं जो छोटे हैं वो आपके वर्कर सेल हैं जो आपका पोलन सिक्रीट करते हैं, पोलन सिक्रीट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक तरीके से और बता दें ड्रोन सेल्स आपके बगल में इस तरीके से आपके ड्रोन सेल्स बन जाते हैं, ये आपके ड्रोन सेल्स हो गए। तो इसमें 3 सेल हैं, वर्कर सेल, ड्रोन सेल और क्वीन सेल। क्वीन सेल साइज में बड़े होते हैं और इसके बाद वर्कर सेल्स उससे छोटा और ड्रोन सेल्स भी बड़े होते हैं। तो यहाँ ड्रोन सेल्स हमेशा आपके फर्टिलाइज करने के लिए होते हैं और क्वीन सेल्स फर्टिलाइज एग्स पैदा करते हैं और वर्कर सेल्स क्या करते हैं कि वह आउटडोर और इनडोर ड्यूटी को निभाते हैं। और एक तरीके से वर्कर सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर का पॉलिनेशन इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि पॉलन सिक्रीशन की जगह पे आप कलेक्ट कर सकते हैं कि यह पॉलन को कलेक्ट करता है। एक तरीके से अगर हम कहें तो वह पॉलन को इकट्ठा करके काम करता है। इसलिए छात्रों ये तो हमारा एक तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी में हमने आपको हीप भी बताया। इसी हीप में आपके पूरी तरीके से वर्कर सेल्स
और ड्रोन सेल्स और क्वीन सेल जो है इकट्ठा करते हैं। और एक तरीके से वर्कर सेल हमेशा क्या करता है कि विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन में फ्लावर से परागकण को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके हीप में डालता है, फिर वो शहद बनाने का काम करते हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें जो 4 स्पीसीज थे, एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सिटा, एपिस मिलीफेरा, और ये सब जो होते हैं कि जैसे अगर एपिस डॉर्सिटा सबसे ज़्यादा शहद को उत्पन्न करता 6 पाउंड लगभग, तो इसी तरीके से जो है आज का जो मेरा टॉपिक था छात्रों लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। और लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के साथ साथ जो है इसमें हमने आपको हनी बी के हीब के बारे में बताया कि हनी बी का घर एक छत्ता बना के रहते हैं, और छत्ता किसी मकान में, कच्चे घरों में, या पेड़ की शाखाओं पे, या फिर किसी चट्टान से जो है लटकते हुए दिखाई देते हैं। तो छात्रों आज का जो मेरा टॉपिक था वो लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, और इसी हनी बी की लाइफ साइकिल को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।